इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा था और हम लोग जो है डीपीपी 1 के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके थे। 3 एंड 4 भी कर चुका था, 3 के भी क्वेश्चन कर चुके थे। अभी मेरे पास में डीपीपी 2 एंड डीपीपी 4 के कुछ क्वेश्चन लिस्टेड हैं। तो जो क्वेश्चन लिस्टेड हैं वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले देखिए, डीपीपी 2 जो मेरे पास अभी लिस्टेड है वो क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15। 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ये डीपीपी 2 के लिस्टेड है। डीपीपी 4 के लिस्टेड है मेरे पास में, वो है 12 से लेके 16 तक। 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग जो है जूम सेशन में डिस्कस कर सकते हो। अगर मान लो इनमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन डिस्कस दैट, राइट। वैसे तो मुझे लगता है कि समझ में आ ही जाता है। तो चलिए हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 एल्यूमिनियम स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम separated by 1 meter if the total electronic charge on each sphere is differed from the total positive charge of nuclei on any one of the sphere by 1%। 1% का डिफरेंस आना है। तो ध्यान दीजिए, ये एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है, ये एक दूसरा एल्यूमिनियम का स्फीयर है, ये 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है ना। 1 ग्राम है, इसका मतलब 1/27 मोल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का 27 ग्राम यानी 1 मोल। 27 ग्राम ये बेटा 1 मोल होता है। इसका मतलब 1 ग्राम इक्वल टू 1/27 मोल। ये एल्यूमिनियम का एक स्फीयर है। एक जो एल्यूमिनियम का जो एटम होता है उसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखिए, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1/27 इंटू 13 मोल है। अब हमें इसका 1% इधर से इधर भेजना है। यहां से 1% इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और इसको दे देने हैं। यानी कि एक एल्यूमिनियम का जो स्फीयर है वो हमारा पॉजिटिव बनेगा और दूसरा एल्यूमिनियम का स्फीयर हमारा नेगेटिव बनेगा, राइट। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 1%, यानी 100 का डिवाइड करना है इसके अंदर। तो देखिए, मैं चार्ज की कैलकुलेशन कर रहा हूं, पूरे चार्ज की कैलकुलेशन यहां कर देता हूं। Q इक्वल टू N इंटू E। तो ये है 13/27 मोल। मोल को कहेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चलिए इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 100 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि 1% लेना है, इसलिए। तो ये आपका चार्ज आएगा। अब मैं इस चार्ज की अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करूंगा। आई विल नेवर डू करेक्ट कैलकुलेशन। 13/27 को मैं 2 बार काटूंगा, जो कि मैं गलत कर रहा हूं, है ना। हाँ, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टीचर क्या गलत कर रहा है। ये 100 है, इसको मैं, ये 23 है, 4 है, ये 19 है, तो मेरे को लगता है ऊपर 100 हो जाएगा, ये है ना। ये सब कट जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा। और ये है आपका 6 है, 9.6 है, 100 है, इसमें 2 का भाग लगाओगे तो मेरे को लग रहा है ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 16, 6 96, 100। ठीक है, तो 2 ये 480 कूलम के आसपास चार्ज आएगा। इतना चार्ज आ गया। देखिए, आप कुछ नहीं किया है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम 1 मोल होता है, 1 ग्राम में 1/27 मोल होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1/27 इंटू 13 आएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए आपका फोर्स क्या आएगा। फोर्स आएगा आपका 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q² तो मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ 9 इंटू 10⁻9। Q² कितना है बेटा?
480 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 480 का स्क्वायर 25 और 9 2 और यहाँ पर 10 की पावर कितना आएगा, ये मैं इसको 5 लिख दूँ अगर तो 2 13 फिर ये 25 9 तो ये 2 इंटू 10 की पावर 15 न्यूटन के आसपास आएगा। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, कभी भी करेक्ट कैलकुलेशन नहीं करता हूं। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट शुड बी राइट आंसर। ये DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टू पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड चार्ज q each are placed on the rough horizontal surface with a coefficient of static friction. What can be the minimum separation between them so that they remain stationary? देखिए जी, दो ब्लॉक्स हैं, उनके मास m है और दोनों का जो सरफेस के साथ में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सरफेस जिस पर रखे हैं, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे ये रखें, राइट। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, इन पर चार्ज q है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी, मैक्सिमम डिस्टेंस सो दैट दे रिमेन, मिनिमम डिस्टेंस सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी। तो देखो बेटा एक बात सुनो, फ्रिक्शन फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, यानी कि यहाँ पर n mg है, तो म्यू इंटू mg आपका फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा K Q अपॉन डी स्क्वायर। जब आपका ये इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगी जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर के बात ये हुई है कि आप अगर इसको चेक करेंगे तो डी स्क्वायर बराबर आएगा K Q स्क्वायर अपॉन म्यू mg। ये आपके डी स्क्वायर बराबर आया, तो मैं लिख दूंगा डी स्क्वायर बराबर के को लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन म्यू mg, बस। तो अब आप डी भी लिख सकते हैं, डी लिख देंगे आप क्यू अपॉन अंडर रूट दिस एंटायर क्वांटिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू mg। ये आपका डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस से कम होने पर फिर वो मोशन में आ जाएगा, तो आप इससे कम डिस्टेंस मत लेकर के आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाँ जी, इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेक्स्ट पेज सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये DPP 2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और इस सवाल में क्या है कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री आउट विथ ईच अदर। व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ 0.8 द एंगल रिमेन्स सेम। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड? डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज दिस। देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक सीन है पूरा, एक रस्सी है, इससे एक स्फीयर लटका है, एक दूसरी रस्सी है, उससे एक स्फीयर लटका है, और ये कह रहे हैं कि ये एंगल कुछ है, कुछ भी है, वट एवर भी, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है। वैसे 30 डिग्री इन्होंने दे रखा है, इन्होंने अपनी तरफ से 30 डिग्री दे रखा है। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका mg है, ये आपका mg है। अब पता है क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर इस सिस्टम को पूरे के पूरे को उठा करके किसी लिक्विड में डाल दिया जाए, ये mg है, इसको पता है क्या बोलेंगे? mg को बोलते हैं vdg, इसको mg को बोलते हैं vdg। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को किसी लिक्विड के अंदर डाल दे रहे हैं सारी चीज को, तो इनसाइड द लिक्विड क्या होगा? ध्यान दो, इनसाइड द लिक्विड
हम अगर इसको लिक्विड में डाल देंगे तो देखो क्या होगा, एफ इलेक्ट्रिक जो है ना लिक्विड के अंदर क्या आएगा, एफ इलेक्ट्रिक लिक्विड के अंदर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देखिए ये आपके लिक्विड के अंदर आ गया। अच्छा लिक्विड में क्या होगा, एक बायोंसी फोर्स भी आएगा। तो इनसाइड द लिक्विड ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ध्यान दीजिए आप, नेट वेट क्या आएगा, नेट वेट डाउनवर्ड वेट, नेट वेट। नेट वेट में क्या होगा कि जो वेट है उसके अंदर से बायोंसी फोर्स घट जाएगा, क्योंकि जब आपने यहाँ पर लिक्विड भर दिया है, देखिए मैं अलग कलर से लिक्विड भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिक्विड भर देता हूँ, लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया, या लिक्विड कुछ भी लिक्विड भर दो। हाँ जी लिक्विड भर दिया है साहब, यहाँ पे लिक्विड भर दिया है, तो ये सारा सिस्टम लिक्विड में डूब गया है। जब लिक्विड में डूब गया है तो क्या होगा बताओ, जब लिक्विड में नहीं डूबा हुआ था तब केवल ये फोर्स लग रहा था और ये फोर्स लग रहा था, है ना। टेंशन इस स्ट्रिंग में वो होता ही है जनरली, लेकिन जब इसको लिक्विड में डुबा दिया तो बायोंसी फोर्स भी लगेगा, और बायोंसी फोर्स होगा वी रो जी। रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डी इज डेंसिटी ऑफ द बॉल, ये बायोंसी फोर्स लगेगा। तो अब देखिए नेट वेट कितना आ गया, अब नेट वेट आ जाएगा mg माइनस बायोंसी फोर्स, mg माइनस बायोंसी फोर्स, ये नेट वेट आएगा डाउनवर्ड। तो मैं कह दूंगा कि vdg माइनस v रो जी, ये आएगा, ये आपका नेट वेट आया साहब। अब बायोंसी फोर्स सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, mg नीचे बायोंसी फोर्स ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेट वेट आ गया। अब नया वेट, न्यू वेट। अब पता है क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन द एंगल, यानी कि इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं है, जैसा है वैसा ही है, यानी ना तो ये दूर जा रहा ना ये पास जा रहा, पानी मतलब लिक्विड में डालने के बाद भी। तो जितना लिक्विड में डालने से पहले था उतना ही अब है, कोई चेंज हुआ ही नहीं है। बेटे जब ऐसा है कि कोई चेंज हुआ ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि जब कोई चेंज नहीं हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि अब इनका रेशियो जो है ना सेम रखेंगे, दोनों फोर्सेज का, दोनों फोर्सेज का रेशियो सेम रखेंगे। देखो सबसे पहले इसका और इसका रेशियो रखो, इन दोनों का रेशियो निकालो आप चुपचाप। तो इन दोनों का रेशियो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जो भी है, डिवाइड बाई वी डी जी। ये तो देखो ये रेशियो आ गया शुरू वाले फोर्सेज का, स्टार्ट में जब लिक्विड में नहीं थे तब ऐसा फोर्स था, लिक्विड के अंदर जाने के बाद में ये फोर्स हो गए। अब मैं इन दोनों फोर्सेज का रेशियो भी लिखूंगा यहाँ पे, तो देखो मैं रेशियो लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना, बिल्कुल एकदम सेम बिल्कुल जो है वो लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन वी डी जी माइनस वी रो जी, वी डी जी माइनस वी रो जी, ये आया साहब आपका रेशियो कंप्लीट। बस अब हम केवल सॉल्व करेंगे, डी और रो की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दो मस्ती से, क्यू स्क्वायर गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर गया, करेक्ट। वी जी गया। अब जरा चेक करिएगा, देखिए आई कैन डू एनी मिस्टेक, तो आपको मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, मेरे को चेक करते रहना चाहिए, मेरे को चेक करते रहना चाहिए। ये आया। अब देखो 1/d, डी को इन्होंने कहा है 1.6, 1/εr, यहां पर 1/d को कहा है 1.6.8। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.8 इधर चला जाएगा आपके पास में, तो क्या होगा 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना। एप्सिलॉन आर जो है वो 2 आ जाएगा, तो देयरफॉर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2। आप चेक कर लीजिए, एप्सिलॉन आर को 2 होना चाहिए। ये था डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 8, डीपीपी 2 का। चलिए डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 10 लिस्टेड है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं पूछा है किसी ने भी, है ना। क्यों नहीं पूछा समझ नहीं आ रहा।
है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मेरे पास में लिस्टेड है। तो चलिए जी, डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फोर चार्जेज कैपिटल क्यू, क्यू एंड क्यू क्यू आर दिस। तो स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0 चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये सीन है जी, एक स्क्वायर है, इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू क्यू और स्मॉल क्यू क्यू। तो ये आपका ये है और ये अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों रिपेल करेंगे। अट्रैक्शन जरूरी है क्योंकि आपको 0 चाहिए ना। 0 फोर्स आएगा कैसे? 0 फोर्स इस दुनिया में तब आता है जब अट्रैक्शन और रिपल्सन का कॉम्बिनेशन होता है। अगर केवल रिपल्सन रिपल्सन है तो कभी 0 नहीं होगा, केवल अट्रैक्शन अट्रैक्शन है तो भी 0 नहीं होगा। तो अब देखिए, सिमिलर चार्ज तो रिपेल ही करेंगे, यानी ये क्यू इस क्यू को रिपेल ही करेगा, खाली ये अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू नेगेटिव जरूर होगी, पक्का मान के चलो। अगर स्मॉल क्यू नेगेटिव है, अगर स्मॉल क्यू पॉजिटिव है तो कैपिटल क्यू निश्चित ही नेगेटिव है। तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, तो कैपिटल क्यू को नेगेटिव बनना पड़ेगा, कैपिटल क्यू को नेगेटिव बनना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए। अब आप देखो, ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, क्योंकि ये √2a डिस्टेंस है इसकी। अच्छा, ये तो फोर्स ये वाला आ गया। अब इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा दोनों का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मैं बराबर कर दूंगा। के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर तो है ही, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस आपका आंसर आ गया। अब आप देखिए, k से k हटाइए, q से q हटाइए, a स्क्वायर से a स्क्वायर हटाइए, कैपिटल Q इक्वल टू आ जाएगा -q अपॉन 2√2। ये माइनस हमने जानबूझ के लगाया है, हमने अपनी मर्जी से लगाया है, इच्छा से लगाया है, क्योंकि मेरे को यहाँ अट्रैक्शन फोर्स चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये चीज आ गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए आप। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन। इसको आप देखिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इन फिगर ए चार्ज 1 and particle of charge 2 are placed at एक distance apart, right? Particle 3 of charge Q3 is to be placed on the line between the particle 1 and 2. Figure B is given the plots of the forces. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। आप अगर देखेंगे तो इस ग्राफ को देख करके फील आ रहा है अपने आप ही, ग्राफ से सब समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से सब समझ में आ रहा है। देखो, ये 0 है और ये 8 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर पर फोर्स 0 हो रहा है ग्राफ के अंदर। ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, ग्राफ कुछ इस तरह का है, राइट? यस। अब देखिए, यहां जो चार्जेस की पोजीशन है ना, उसको ले रहा हूं मैं। यहां पर Q1 है और यहां पर Q2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। कैसा है Q1 चार्ज? पता नहीं। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं पता। Q2 कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं पता। तो फिर क्या पता है? पता केवल इतना सा है कि बस Q1 Q2 दो चार्ज है, Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इतना ही पता है, इसके अलावा नहीं पता है। थर्ड चार्ज को 2 सेंटीमीटर पर अगर रख देते हैं तो शांति आ जाती है, मतलब बैलेंस हो जाता है। इसका मतलब इधर से 2 सेंटीमीटर तो भैया इधर से 6 सेंटीमीटर बनेगा, ये पक्का हो गया, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो Q1 Q2 का रेशियो है वो बड़े आराम से निकल के आ जाएगा।
अच्छा, डायरेक्शन की भी बात, अभी इसके साइन की भी बात कर लेंगे थोड़ी देर में, है ना। हाँ, द साइन ऑफ चार्जेज Q1 एंड Q2 वो डिसाइड कर लेंगे अभी। फिलहाल आप Q3 पर फोर्स 0 हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर। देखिए ये 2 सेंटीमीटर ऐसा पॉइंट ग्राफ पे दे रखा है जहां फोर्स 0 है। तो एज पर ग्राफ फोर्स इज 0 एट 2 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा कि K Q1 Q3 अपॉन 2 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू K Q3 Q2 अपॉन 6 का स्क्वायर, बिल्कुल, है ना। तो आप देखिए क्या आपका जवाब आया, Q3 गया, K गया। अब आपका Q2 अपॉन Q1 चाहिए आपको, तो वो आपका आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 कितना आएगा साहब, 36 अपॉन 4, यानी 9:1 आएगा। ये तो एक जवाब आपका आ गया। अब हमें फैसला करना है कि Q1 Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का फैसला अभी कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। देखो 2 के पास में जब ये जा रहा है इधर इधर की तरफ, तो फोर्स पॉजिटिव है। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स इधर है, रिजल्टेंट फोर्स इधर है। अच्छा, 2 से जब दूर जा रहा है, यानी कि 2 से 5 6 4 5 6 सेंटीमीटर पर, तो ये फोर्स नेगेटिव है। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई है। हाँ जी, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होती है, नेगेटिव डायरेक्शन इधर होती है। तो जो हमें सीन दे रखा है उस सीन पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि आपको ऐसा दे रखा था Q1 Q2 और Q3 यहां रखा है। Q3 को पॉजिटिव दे रखा है, Q3 को पॉजिटिव दे रखा है। Q1 Q2 पॉजिटिव या नेगेटिव दिया हुआ नहीं है, उसका फैसला हमको करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे हम। अगर मैं इस Q3 को थोड़ा सा इधर ला दूं, झटका दे करके थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, तो ये कह रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होती है। ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ नेगेटिव है भैया, ये यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव फोर्स है, वहां पॉजिटिव है, वो फोर्स पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने थोड़ा सा Q3 को इधर डिसलोकेट किया, सोचो डिसलोकेट किया, तो ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ऐसा कब हो सकता है, हमने Q3 को थोड़ा सा उधर खिसकाया तो फोर्स इधर लगने लग गया। ऐसी घटना कब घटित हो सकती है, ऐसी घटना तब घटित हो सकती है जब ये भी पॉजिटिव हो, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, पॉजिटिव होगा तब। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है सब। तो ये घटना तब घटित होगी जब ये पॉजिटिव होगा। तो बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से जब इस Q3 को इधर लेकर के आते हैं, यहां पर ले आते हैं, जब यहां लाके रख देते हैं Q3 को, तो फोर्स इधर लगता है, इधर लगता है। Q3 पॉजिटिव फिक्स है, अब ये फोर्स लगता है इधर की, इसका मतलब कि Q2 को इधर लगना चाहिए, इसका मतलब Q2 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि Q1 Q2 बोथ आर पॉजिटिव एंड द रेशियो इज 9:1। तो आंसर हो गया सवाल का, Q1 Q2 बोथ पॉजिटिव and Q2 upon Q1 is 9:1. This is your result, right? चलिए आगे बढ़िए। आगे आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में 13 क्वेश्चन है, और ये 13 क्वेश्चन बड़ा ही मस्त सवाल है। 3 चार्जेज हैं Q, 2Q and -Q. Vertices of an isosceles triangle is there, right angle triangle is there. +Q, +-Q and +2Q are there, है ना। तो हमें किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पता करना है। देखो सवाल को पढ़िए। 3 चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टाइस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, with charge +Q -Q at the vertices with acute angles and +2Q at the right angles, right? Determine which of the numbered vectors considered in the direction of the produced charge. एक मिनट। Determine which of the numbered vectors coincides in direction with the field produced by these charges at a point that is the middle of the hypotenuse. अच्छा, will the answer change if charge A is 2Q and there is C?
ये हमें चेक करने हैं सारे। तो देखो सबसे पहले मैं एक बार जरा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये अरेंजमेंट करना है कि अगर ऐसा हो तो क्या आंसर चेंज होगा, है ना। तो देखो सीन ऐसा है आपका, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे माइनस क्यू रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, और यहाँ पे प्लस ट्वाइस क्यू रखा है, करेक्ट। ये एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है हमारा, ओके। तो determine which of the numbered vectors coincides the direction with the field produced by these charges at a point that is middle of the hypotenuse, right। अब देखो सबसे पहले ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, अगर मैं यहाँ एक +1 कूलम रखता हूं तो क्या हाल होगा, दिस प्लस क्यू विल रिपेल, दिस माइनस क्यू विल अट्रैक्ट, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर आ, मतलब रिपल्सन इधर से और अट्रैक्शन इधर से, ये 2q इसको रिपेल करेगा बेटा। अब देखिए हमारे पास में क्या हुआ, इसने वहां से रिपेल किया, इसने यहां से अट्रैक्ट किया, उसने रिपेल किया, यानी हमारा रिजल्ट करीब करीब इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो आर रिजल्ट शुड बी अलोंग, आई थिंक थर्ड वन इज द बेस्ट आंसर। हमारा रिजल्ट जो है थर्ड वाले डायरेक्शन में आना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी डायरेक्शन बताई, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए फर्स्ट वाला स्टेप कह रहे हैं, विल द आंसर चेंज इफ द चार्ज A2Q एंड देयर इज नो चार्ज एट C। अच्छा जी, अगर मान लो C वाले चार्ज को हटा दें और केवल 2Q रहे तो भी चार्ज किधर जाएगा, ये इधर और इधर, हाँ तो लगभग लगभग इधर ही डायरेक्शन आएगी फिर तो, है ना। हाँ तो आंसर तो चेंज नहीं होगा फिर तो, मतलब ये अंदाजे की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी रिजल्ट, आपके सेंस को पकड़ना चाह रहे हैं। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द सेंस ओनली, कि हम कैसा सेंस कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये C ना हो, ये C पर नेगेटिव चार्ज ना होता तो ये प्लस क्यू इधर धक्का मारता, ये 2Q इधर धक्का मारता, तो इन दोनों के बीच में कहीं रिजल्ट आता, हो सकता है थोड़ा सा इधर हो जाता, है ना। लेकिन इसमें आंसर में फिलहाल जो है ना, आंसर में चेंज नहीं होगा। विल द आंसर चेंज इफ A is 3Q एंड चार्ज एट C is Q। अच्छा अब देखो, विल द आंसर चेंज इफ A is 3Q एंड चार्ज एट C is Q। C पर प्लस Q कर दो। अब देखो C पर अगर आपने प्लस Q कर दिया ना, तो पता है क्या होगा, फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, अब तो केवल यही आएगा, फिर आपका आंसर जो है वो होगा, फिर तो क्या बोलते हैं ना, सेकंड वाला आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो नंबर 1 आपका आंसर थर्ड आया, फिर जो ए वाला केस था फर्स्ट वाला, उसमें नो चेंज आएगा आंसर। फिर जो सेकंड वाला केस है, इसके अंदर आपका आंसर चेंज होगा और आंसर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि C से आपने चार्ज कैपिटल Q कर दिया तो दोनों तरफ Q हो गया, और अब आपका केवल इसके कारण लगेगा फोर्स, तो आपका आंसर नंबर जो है ना, डायरेक्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। तीसरा देखो, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वैल्यू ऑफ चार्जेज at A and C for which the direction of resultant field comes out to be same as in the given situation। yes ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, नो इश्यू, नो इश्यू। आप इधर +3Q रख दो और इधर -2Q रख दो तो हो जाएगा, है ना। या मतलब कुछ भी प्लस माइनस कर दो कैसे भी करके, तो वो तो आराम से हो सकता है। ये सब कर सकते हैं हम आराम से, कि आप अलग अलग वैल्यूज के चार्ज रख दो, है ना, इधर भी अलग अलग वैल्यूज का चार्ज रख दो, तो डायरेक्शन आपकी जो है 3 के साइड में आ सकती है ना। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्जेस एट ए एंड सी आर इंटरचेंज। हाँ अब देखिए मामला क्या होगा, अगर ए और सी को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी कि सीन ऐसा बना दिया जाए, सीन ऐसा बना दिया जाए कि आपका यहां -Q हो जाए और यहां +Q हो जाए और यहां पर 2Q रहे। अब देखो क्या होगा, यहां पर +2Q, तो भैया ये फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, अब आपका रिजल्ट यूं आएगा, तो आपका आंसर जो है ना वो 1 की साइड में आ जाएगा। ऐसे आंसर चेंज हो जाएंगे, राइट। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसको हमने फुल डिटेल में सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लुक एट क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। देखिए 14 क्या है,
identical isolated conducting spheres 1 and 2. Identical isolated conducting spheres 1 and 2 have equal charges and are separated by distance that is large compared to their diameters, right? The electrostatic force acting on sphere 2 due to sphere 1 is F. Right? Suppose now that a third identical sphere 3 having an insulating handle and initially neutral is touched to the first sphere 1, then sphere 2 and finally removed. The electrostatic force between that now acts on sphere 2 has magnitude F dash. तो क्या रेशियो होगा? अच्छा, देखो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो दो चार्जेज पर जो है ना, इन्होंने इक्वल मतलब दो बॉल्स पर इक्वल चार्ज रखे हैं। ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, दोनों पर इक्वल चार्ज रखे हैं बेटा, क्यू क्यू। फिर उन्होंने क्या किया, एक हैंडल को 1 से टच किया, मतलब एक बॉल ली तीसरे नंबर की बॉल, तो थर्ड नंबर की बॉल को इन्होंने 1 से टच किया। जब थर्ड नंबर की बॉल को 1 से टच किया तो हालात क्या हुए, सोचो। इक्वल साइज की बॉल है तो चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी 1 पर रह जाएगा q/2 और इस पर आ जाएगा q/2 थर्ड वाले पर। अब ये जो थर्ड वाले पर q/2 आ चुका है उसको टच करते हैं अब इससे, मतलब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में इससे टच कर रहा है इस बॉल को। अब सोचो इस पर q/2 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, इस पर q + q/2 तो 3q/2। अब ये डिवाइड होंगे दोनों में, एक में 3q/2 आ जाएगा, एक में 3q/2 आ जाएगा। अब इस तीसरी वाली बॉल को अब हटा दिया जाता है, ले जाते हैं कि चलो आपका काम हो गया। तो आप देखो वापस से मैं सारे स्टेप समझा रहा हूं आपको। बॉल 1 थी, बॉल 2 थी, इसका चार्ज क्यू था, इसका चार्ज क्यू था, राइट। फिर क्या हुआ, बॉल 1 जो है उसको टच किया गया था तो इस पर चार्ज q/2 रह गया, इस पर चार्ज q/2 रह गया बॉल 1 पर, क्योंकि वो आधा चार्ज वो तीसरा ले गया। फिर इस तीसरे वाले चार्ज को हमने उससे टच किया था तो उसमें चार्ज कितना हो गया, q/2, 3q/4 आ जाएगा इसमें चार्ज, है ना। आप समझ रहे हैं, एक मिनट जरा, नहीं वो नहीं है पेज। तो देखो कि यहाँ क्या हुआ कि इसको हमने टच किया था ना तो ये q/2 हो गया दोनों में, फिर हमने उससे टच किया तो 3q/4 हो गया दोनों में, है ना। तो अब कुल मिला करके हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें अब फोर्स कितना होगा, पहले फोर्स कितना था, तो मैं पहले वाला फोर्स निकाल रहा हूँ kq² अपॉन a², राइट, r²। बाद वाला फोर्स F डैश दैट इज q/2 इंटू 3q/4 अपॉन r²। अब आप F डैश अपॉन F की वैल्यू बताइए, F डैश अपॉन F की वैल्यू चाहिए ना, F डैश अपॉन F, तो इसकी वैल्यू आ रही है ये 3/8। देखना आंसर 3/8 होगा इस सवाल का आंसर। ये DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है। DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट। चलिए अब ये DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये थोड़ा सा जो है ना बहुत ही मतलब बेहतरीन सवाल बनाया है और केवल कहानी लिखी है और कुछ नहीं लिखी है, केवल कहानी है। अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगी कि क्या क्या हो रहा है ना। इन्होंने दो केस दे रखे हैं, पहले केस के अंदर ग्राफ दिखा रखा है फर्म लाइन और दूसरे केस में ग्राफ दिखा रखा है डॉटेड लाइन, राइट। हमें दोनों केस के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो आप एक बार सवाल पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि स्टोरी खूब बड़ी बनाई है तो आपको सवाल भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। Figure A shows an arrangement of 3 charge particles separated by distance d. Particle A and C are fixed on the x-axis, but particle B can be moved along a circle, है ना। नेट फोर्स आपको पार्टिकल A पर ही कैलकुलेट करना है हर हालत में। तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला आपका ग्राफ ऐसा है, ये इस तरह से, राइट। ये आपका यहाँ पर फोर्स जो है ना डबल हो गया है और यहाँ पे जीरो है फोर्स, 0 डिग्री पर। तो मैं सबसे पहले वाला केस बना रहा हूं कि ये A है, ये B यहाँ है और ये C यहाँ है,
देखो बेटा, बात यह है कि ए पर फोर्स 0 आ रहा है। सवाल ये उठता है ए पर फोर्स 0 कैसे आएगा। फोर्स ए पर 0 आ रहा है तो मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको क्यू ए लिखता हूं, इसको मैं क्यू बी लिखता हूं और इसको मैं क्यू सी लिखता हूं, तो पता है हालात ऐसे होने चाहिए ए पर फोर्स 0 होने के लिए कि एक के कारण रिपल्सन हो तो दूसरे के कारण अट्रैक्शन हो, तभी ऐसा होगा। एक के कारण रिपल्सन तो दूसरे के कारण अट्रैक्शन, तब ऐसा होगा। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि के क्यू ए क्यू बी अपॉन डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू सी अपॉन 2d स्क्वायर। मतलब ए पर नेट फोर्स 0 करना है ना, तो एक तो बी के कारण अगर रिपल्सन हो जाए और सी के कारण अगर अट्रैक्शन हो जाए, है ना, तो क्या होगा, ये आपका फोर्स 0 हो जाएगा, है? तो आप जरा चेक करिए, के से के गया, क्यू ए से क्यू ए गया, डी, ये 2d का होल स्क्वायर होगा भैया, 2d का होल स्क्वायर। अब जरा चेक करो क्या आएगा। तो आपका क्यूबी अपॉन क्यूसी का जो आंसर आने वाला है, ये आने वाला है क्यूबी अपॉन क्यूसी, क्यूबी अपॉन क्यूसी 1/4 या क्यूसी अपॉन क्यूबी 4 आ जाएगा, है ना, क्यूसी अपॉन क्यूबी ये आपका 4 आएगा। बेटर है कि आप इसको -4 लिखें, है ना। तो हमें क्या चाहिए, व्हाट इज फॉर द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू, तो एक मिनट जरा, during the movement the radial line AB makes angle theta relative to this curve is given the magnitude of net electric force on particle A due to the other particles, that net force is given as a function of angle theta as a multiple. For example, this for this situation corresponding to curve 1, what is the ratio of the charge of particle C to that of B including sign। तो ये -4 रेशियो आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए -4 क्यूसी अपॉन क्यूबी का। एक बार जरा चेक करते हैं, क्योंकि आंसर कहाँ होते हैं इनके, ये डीपीपी 2 है ना, तो 3 में आंसर होंगे। एक मिनट जरा, हाँ -4 दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला वाला सवाल करते हैं, अब इसमें देखो, ये पता है क्या हुआ, इसका हमारा आंसर आ भी गया, इसलिए इसके दूसरे इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है हमारे को, केवल एक इंफॉर्मेशन से आंसर आ गया कि फोर्स 0 है, यहां पर बी है। तो अच्छा, अब जो अगला वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको मतलब इसी का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सेकंड पार्ट देखो। अरे यार, ओ माय गॉड, एक मिनट जरा, ये क्या हुआ, एक मिनट, चलिए देखिए, डीपीपी सेकंड का क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट में डॉटेड लाइन का ग्राफ है। आप अगर देखेंगे ना, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि पहले आपके ये चार्जेज ऐसे थे, ए यहाँ था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, फिर बाद में इन्होंने बी को घुमा के इधर ले गए, यानी ए यहीं रह गया, सी यहीं रह गया, लेकिन बी यहाँ आ गया। ये बात, इतना सा काम कर दिया इन्होंने। ये आप सवाल को जब 2-4 बार पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में बड़े क्वेश्चंस होते हैं, और ये दिया जाता है क्वेश्चन बच्चे को टेस्ट करने के लिए कि बच्चे में कितना पैसेंस है ना, क्योंकि जो ये डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आईआईटी में भेजते हैं, तो हम ऐसा बच्चा चाहते हैं जिसमें पैसेंस हो। जो जल्दी से पैसेंस लूज कर दे, उस बच्चे को आईआईटी में नहीं भेजा जाता है। तो ये बात ध्यान देने की है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये वाला, इसमें ए पर 0 करना है, इसमें भी ए पर 0 करना है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस का आंसर दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। तो मैं पहले वाली सिचुएशन का बना रहा हूं कि मुझे नहीं पता ए कैसा है, बी कैसा है, सी कैसा है, मैं तो केवल इसकी बात लिख देता हूं। तो मैं ऐसा करता हूं, सबको पॉजिटिव मान लेता हूं, अगर बाद में नेगेटिव होंगे तो अपने आप आ जाएंगे, हम काहे को टेंशन करें। तो देखो यहाँ क्या सीन है, सब पॉजिटिव मान लिया है हमने, इधर इधर सब पॉजिटिव। तो मैं फोर्स ऑन ए लिख रहा हूं फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में फोर्स है के क्यू ए क्यू बी अपॉन डी स्क्वायर प्लस के
क्यू ए क्यू सी अपॉन 2d² इट इज इक्वल टू 1.25, यस 5/4। ये आपको गिवन है ग्राफ के अंदर, ग्राफ पढ़िए। नेक्स्ट F2 दूसरा वाला केस में A यहां है, B वहां आ गया। तो अब पता है मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा A के लिए अच्छा इसमें एक चीज और हुई है, ये माइनस हो गया यानी फोर्स उधर गया। इसका मतलब बड़ा फोर्स चार्ज, बड़ा बल फोर्स इधर से लग रहा है ना, ग्रेटर फोर्स इधर से लग रहा है। तो मैं कहूंगा कि क्यू ए क्यू सी अपॉन डी 4d², सॉरी ये यहाँ पे 4d² आएगा भैया, 2d है ना तो 4d लिखो ना, 4d², 2d का स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू ए क्यू बी अपॉन d²। ये दे रखा है आपका 0.75 यानी कि 3/4। आप चेक करें, आप चेक करिए। अब जब हम ऐसा देख रहे हैं कि क्यू ए क्यू बी, तो मेरे को ये लग रहा है कि एक बार आप जो है ना इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज आएगी। तो चलो मैं ऐड कर रहा हूं एक बार दोनों को जब ऐड कर रहा हूं तो दिस थिंग विल कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा के क्यू ए क्यू सी अपॉन ये 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा, तो 2d² आ जाएगा। और इसको ऐड करेंगे 5/4 एंड 3/4, 5/4 एंड 3/4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया इन दोनों को ऐड करने पर। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये दोनों जुड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, देखो ट्वाइस के क्यू ए क्यू बी अपॉन d² इट इज इक्वल टू, अब आप जरा इसको सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ से, तो 5/4 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/2 आएगा। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं जूम सेशन में वापस, अगर समझ में नहीं आया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये आपका d² आ गया, ये आपका d² आ गया। अब जरा क्यू सी अपॉन क्यू बी की वैल्यू निकालना, क्यू सी अपॉन क्यू बी आप एकदम आराम से वैल्यू को चेक करें। मुझे लग रहा है ये 4 और 4 16 आएगा, तो दिस शुड बी योर आंसर। ये आपकी डीपीपी 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना, डीपीपी 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमारे पास डीपीपी 4 के क्वेश्चन लिस्टेड हैं, एक बार मैं देखता हूं जरा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, ये तो क्वेश्चन इजी है ना। हाँ ये मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इनको चलो हम जूम सेशन में ही समझा देंगे आपको, इनको जूम सेशन में ही समझा देंगे। डीपीपी 4 के क्वेश्चन जूम सेशन में समझा देंगे, डीपीपी 2 अभी हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पर, है ना, क्योंकि हमारा जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, ये अपने आप में पता है, अब गॉस लॉ का कंसेप्ट ही सारा यहीं से आया है, गॉस लॉ का कंसेप्ट सारा यहीं से आया है। देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में मैंने कल आपको वर्क दिया था, होमवर्क दिया होगा कल, वीडियो के अंदर होमवर्क मिलता है वीडियो में, ये होमवर्क आपको 100% करना चाहिए पूरा पूरा, नहीं करोगे तो इसका खामियाजा, इसका नुकसान आप ही को होने वाला है, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन बार बार पूछी जाएगी आपको, 12th क्लास बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा। ये सब चीजें बोर्ड की हैं, ध्यान दीजिए, ये सब चीजें बोर्ड की हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये डेफिनेशन 12th बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। तो देखिए क्या होता है, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, if we simply put or release, if we simply put or release
a positive test charge ध्यान दीजिए, in any electric field if we simply put or release a positive test charge, simply put or release a positive test charge at any point, at any point, at any point, then positive test charge moves under the effect of electric field under the effect of electric field. The path traced out by the moving positive test charge the path traced out by the moving positive test charge in the electric field is called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बस यही काफी है, इतना समझ गए तो काफी समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब इतना ही होता है। देखिए अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देना है, फिर देखना है कहां जा रहा है, तो वहीं आपका चार्ज आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लो आपने यहां पर कोई प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया, अब इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो आप कुछ मत करिए, इसके पास में एक प्लस क्यू डॉट रखिए। प्लस क्यू नॉट इसको ये रिपेल करेगा। फिर आप यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखिए, ये प्लस क्यू नॉट इसको रिपेल करेगा। फिर आप यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखिए, ये इसको रिपेल करेगा। इस तरीके से तो ये लाइनें पूरी बनती जाएंगी। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी देयर? एनी नंबर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल लाइंस होती हैं? नहीं, केवल इमेजिनेशन होता है ना। लेकिन ये मतलब हो है ना, इसके अंदर एक इसका इंपैक्ट जरूर होता है। जैसे लाइट रेज, बल्ब जलता है तो बल्ब में से क्या आती है? लाइट रेज आती है। वैसे ही आपके चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है। जैसे बल्ब में से लाइट की रेज आती हैं, वैसे ही हर चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता और फिर आप यहाँ पे पास में प्लस क्यू रखते तो क्या होता? ये प्लस क्यू इसके पास में आता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब ऐसे आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब ऐसे आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब ऐसे आएंगी। राइट, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। पक्का? चलिए ये काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा और। देखिए सीन बहुत सारे सीन है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक माइनस चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, इसको आप डाइपोल कहते हो, है ना। एक नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इसको डाइपोल कहते हो। अब इस डाइपोल का हाल देखो क्या होने वाला है। अगर आपने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, तो पता है क्या होता है? ये इसको रिपेल करता है। यहाँ पे आपने प्लस क्यू नॉट रखा तो ये इसको रिपेल करता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने प्लस क्यू नॉट यहाँ रखा तो होता क्या है कि ये इसको रिपेल करता है, लेकिन ये अट्रैक्ट करता है। तो थोड़ा सा ये कहीं ऐसे जा करके, ऐसे दूर जाके वापस इसके पास आ सकता है, संभावना है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है, पाथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। अगर आपने प्लस क्यू नॉट यहाँ रखा तो निश्चित रूप से ये यहाँ आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। अगर आपने प्लस क्यू नॉट को यहाँ रखा होता तो, यानी ये कुछ नहीं है, केवल आपका एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि क्या होगा इस दुनिया में टेस्ट चार्ज का। नेगेटिव के पास जाएगा साहब टेस्ट चार्ज विल गो क्लोज टू द नेगेटिव, है ना। हाँ,
तो इस तरह से ये घूमेगा इसमें। और अगर आप यहां रखेंगे तो नेचुरल है कि इट विल कम क्लोज टू दिस, यहां रखेंगे तो नेचुरल है कि इट विल कम क्लोज टू दिस, इट विल कम क्लोज टू दिस। तो एक्चुअल में run of the positive charge is the electric field line. In what way positive charge is running, that is electric field line. मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। मान लीजिए कॉपर की जो है ना एक वो है सीट, एक मिनट में जरा देख लूं कहीं हिल तो नहीं गया वो, नहीं सही है, सही है। ये कॉपर की शीट है बेटा, और इस कॉपर की शीट पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है। अब हमने यहां पर एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया। प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखने पर यहां पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब देखो क्या सीन बनने वाला है। अब अगर आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दे प्लस क्यू नॉट, तो पता है ये प्लस इसको रिपेल करेगा, ये यहां पे दौड़ करके आएगा, यहां पे दौड़ के आएगा। यहां रख देंगे तो नेचुरल है कि यहां दौड़ के आएगा, यहां रख देंगे तो नेचुरल है कि यहां दौड़ के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फील्ड लाइंस ऐसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों को अच्छे से याद कर लेनी है। ये तो ये समझ लो कि रट लेनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला चार्ट है इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी काफी सारी प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। इन प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूं तो कोई खास बात नहीं है, केवल टाइम कंजम्पशन है, बेकार टाइम है, वेस्टेज है। ये यहाँ जो है ना वही लिखनी है जो वहां पे लिखी हुई है। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं लेकिन आपको अपनी नोटबुक में एक एक लिखनी है। हाँ ये ध्यान रखिए, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है ना। वहां लिखी हुई है तो वहां से आप लिखोगे या यहां से लिखोगे, एक ही बात है। लेकिन आप एक चीज पक्का कर लो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एग्जाम में ऐसा आता है, राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ मैं यहां एक छोटी सी बात आपको जरूर बता दूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, बहुत बारीक सी एक बात बता देता हूं कि जैसे ये काफी सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, तो इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर टीचर देखना चाहता है कि बच्चा क्या लिखता है ना। तो वो मैं बता दूं कि जैसे अगर मान लो 5 प्रॉपर्टीज पूछता है एग्जाम वाला, राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो 5 में से लिखनी कौन सी है? क्योंकि हमने तो यहाँ पे कितनी सारी दे रखी है, हमने तो यहाँ पे 8 दे रखी है, लिखनी 5 ही है, तो 5 में से जो बेस्ट है वो लिखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर आप ना लिखें तो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए इसका मतलब ये नहीं कि सही नहीं है, सही तो है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना, देखिए जो फर्स्ट वाला ये अच्छी प्रॉपर्टी करेक्ट है ना, इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको टीचर देखना चाहता है। तो जब भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी लिखवाई जाए तो सेकंड वाली जरूर लिखो, क्या? टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। नेवर क्रॉस ईच अदर, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर क्रॉस ईच अदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहां पे आप नोट कर लीजिए इसके साथ साथ में, बिकॉज if they cross at any point, because if they cross at any point, then it means there are two electric fields. There are two electric fields at single point.
two electric fields at single point, and that is impossible, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक पॉइंट पर कभी भी दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते, है ना। तो जैसे दे नेवर क्रॉस ईच अदर, इसका मतलब होता है कि अगर वो एक दूसरे पर क्रॉस कर गई, एक पॉइंट पर दो क्रॉस कर गई, इसे हम लोग दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर आ गए, जो कि होगा ही नहीं कभी, इसलिए क्रॉस नहीं करेगी कभी भी। नेवर फॉर्मिंग क्लोज लूप, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जिस पे ज्यादा टिक लगा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टिक लगाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर फॉर्मिंग क्लोज लूप, नेवर फॉर्मिंग क्लोज लूप का मतलब होता है वापस लौट करके नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी, है ना। क्योंकि वापस लौट के आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फील्ड लाइन है। जैसे मान लो एक लाइन यहां से गई, यहां से गई, अब वापस लौट करके आ रही है, इसका मतलब क्या होता है, वापस लौट के आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है ना, जो चार्ज है वो यहां से गया और यहां से वापस लौट के आ गई। क्लोज फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पर यहां अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा और यहां अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यहां पे पॉजिटिव लग गया, यहां पे नेगेटिव लग गया, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे मान लो कोई भी चार्ज है, अगर एक डायरेक्शन में यहां चला गया तो फिर यहां भी रखोगे तो उधर ही जाएगा। देखो आप, अभी मैंने डायग्राम बनाए थे बहुत सारे पिछले पेजेस पर, बहुत सारे डायग्राम बनाए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि चार्ज इधर से आया और फिर उधर से लौट करके चला गया, नेवर, है ना। देखो आप, क्लोज लूप कभी नहीं बनेगा, क्लोज लूप कभी नहीं बनेगा कि वहां से वापस नहीं आएगा, गया जाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 5th नंबर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। यस, देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब की इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि उसमें से कितनी लाइट आ रही है। ऐसा यहां पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक रिलेटिव डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। बल्ब के पास देखो आप, लाइट ज्यादा होती है। सूरज के पास में चले जाओ, एकदम जाओ किसी दिन सूरज के पास घूमने जाओ, वहां आपको बहुत लाइट मिलेगी, मत चले जाना किसी दिन। तो ये क्या है, जो 5th वाली बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसको भी आप लिखिए, राइट। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव, ठीक है। ये देखो, ये भी एक मतलब अच्छा है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अलग अलग टीचर की मर्जी है, कभी कभी कोई टीचर किसी चीज को अच्छा मानता है, किसी चीज को। आपका टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है ना, वो लिखिए ना, टीचर स्कूल में ये सब पढ़ाएगा, लेकिन आप उसको ज्यादा महत्व देना जो स्कूल का टीचर लिख देता है, समझ गए। क्योंकि फिलहाल एक बार स्कूल के टीचर वाले से नंबर लेना ना, बोर्ड में तो आप वो लिख के आना जो मैं बताऊंगा। बोर्ड की तो तैयारी आपकी मैं कराऊंगा जनवरी फरवरी में, उसमें आप वो लिख करके आना जो मैं बताऊंगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल टू द कंडक्टर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब आप ये समझ लो कि आपको लिख के आनी है। ये 6 नंबर है, सॉरी, ये नंबर 6 है ना। 7 नंबर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर जरूर लिख करके आया करो। कंडक्टर से हमेशा 90 डिग्री बनती है, कंडक्टर पे कभी भी ये कोई एंगल नहीं बनाता। जैसे देखो, ये देखो, ये कंडक्टर है, अब ये लाइन यहाँ पे आएगी तो 90 डिग्री ही बनाएगी, यहाँ पे आएगी तो 90 डिग्री ही बनाएगी कंडक्टर पर। कंडक्टर पर हमेशा 90 डिग्री बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल हर लाइन 90 डिग्री बनाएगी कंडक्टर पर, तो हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगी या नॉर्मल ही आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अलोंग द लाइंस बट शोज रिपल्सन नॉर्मल टू द लाइंस। देखिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना, 8 नंबर वाला, ये एक्चुअल में कंपटीशन के हिसाब से बड़ा काम का है। दिस इज नॉट फॉर बोर्ड, बट कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कंपटीशन में बहुत सारे सवाल आते हैं इसके। तो कंपटीशन में क्या होता है एक्चुअल में, कंपटीशन में क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो डायरेक्शन में जा रही होती है, वहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन फील कहती है, और जब पैरेलल में होती है तो रिपल्सन फील करती है। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास हैं तो उन लाइंस में आपस में रिपल्सन होता है यहाँ पर, लेकिन इस साइड में ये कॉन्ट्रैक्शन फील करती है, अट्रैक्शन होता है। यानी कि जैसे अगर हम 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दें कहीं पर, तो इन लाइंस में आपस में तो मतलब इस तरफ से
अलोंग द लाइन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आपस में लाइनों में रिपल्सन रहता है, ये फील किया गया है, राइट। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। मैंने आज डीपीपी 2 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डीपीपी 4 जो है वो हम जूम सेशन में कर सकते हैं, तो वो कोई इश्यू